चलिए, तो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं डी टाइप ब्लॉक एलिमेंट। और हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे कहाँ से कि डी ब्लॉक एलिमेंट होते क्या हैं। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनाल्टीमेट डी सबशेल में जाए। अब बात आती है कि पेनाल्टीमेट क्या होता है। ठीक है, पेनाल्टीमेट शब्द का क्या होता है, तो इस चीज को मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लो ये कोई एक एटम है और ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसके सब पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल और ये है आपकी चौथी शेल। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा। खाली यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो सबसे बाहर वाली शेल है इसको कहते हैं एन। क्या कहते हैं? एन। अगर ये 4 है तो ये क्या होगी, तो कहेंगे 3, एक से एक कम है ना। अगर ये एन है तो एन से एक कम है, तो क्या मैं इसको सिंपली n-1 लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? माफ कीजिएगा, क्या लिख सकता हूं? और इसके बाद वाला ये, अगर ये 4 है तो ये 3 है तो ये क्या है 2। तो इसको क्या मैं, अगर मैं 4 - 2 करूं, क्या करूं 4 - 2 करूं तो क्या आएगा 2। तो ये है आपकी वैलेंस शेल। इसके बाद ये n-1 मतलब वैलेंस शेल के जस्ट बाद वाली शेल को क्या कहते हैं, पेनाल्टीमेट शेल। क्या कहते हैं? और उसके जस्ट बाद वाली को क्या कहते हैं, प्री पेनाल्टीमेट या एंटी पेनाल्टीमेट। एंटी पेनाल्टीमेट शेल, ये हम लोग पढ़ते हैं जब हम लोग एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तब। यहां तक की बात समझ में आ गई? सबको दिख रहा है? अब मेरी बात को समझिए, ऐसे एलिमेंट जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर आए, तो कह रहे हैं कि सर यहां पर आए। कहां पर आए? n-1 डी में। कहां पे है? n-1 डी। मतलब अगर ये फोर्थ पीरियड तक है, फोर्थ शेल तक है, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां जाए, 3D में। कहां जाए? ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यही बात ये कहना चाह रहा है कि इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाए, जो वैलेंस शेल है उससे जस्ट एक अंदर की शेल में, जिसको हम कहते हैं पेनल्टीमेट शेल। अब आगे की बात लिखी हुई है, क्या लिखा है कि जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं इनको हम क्या कहते हैं, तो कहेंगे सर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। किसको छोड़ करके? जिंक, कैडमियम और मरकरी को। दीज आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। जिस बच्चे को इसकी नोट्स चाहिए वो भी ले सकता है। क्या है ये? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। कैसे एलिमेंट है? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। और बाकी इसके इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है सब के सब क्या है, कहेंगे मेटल। डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट है सब क्या होंगे, मेटल। चलिए, अब यहाँ पर एक एग्जांपल लिख रहे हैं, देखिए। और एक बात लिखी हुई है, एक और बात बहुत अच्छी थी जो आपको ध्यान नहीं दी। लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू पेनल्टीमेट डी सबशेल एंड एलिमेंट विल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज डी ब्लॉक। यहाँ पे आते हैं काम की बात पे। यहाँ पे एक बहुत काम की बात लिखी हुई है, बहुत नीचे लिखा हुआ है ना, बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी है कि ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए, क्या होने के लिए, ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए जो भी बाहर की 2 शेल है वो कैसी होनी चाहिए, कहेंगे सर इनकम्प्लीट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? मतलब कि इनकी जैसे 4 शेल और थर्ड शेल। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पर एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं स्कैंडियम का, क्योंकि ये देखिए सबसे पहले शुरुआत ही स्कैंडियम से हो रही है। अगर मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं स्कैंडियम का, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, तो कहेंगे सर 21। और अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो मुझे लिखना होगा, मैं बोल रहा हूं सुनिएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, दैट इज आर्गन 18। तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं, आर्गन। और इसके बाद ये बोले हैं कि 3p हो गया, 2p6 कहां तक आ गए, 3s2 3p6 तक आ गए। अब बात आती है 3D की और 4s की। कहां की बात आती है? 3D की बात आती है। और जरा मुझे बताइए कि पहले इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा कि 4s में? दिव्यांश, पहले इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा कि 4s में? यहीं पे बात आती है किसकी, ऑफबाउस प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? और यहां पर कौन सा रूल लगेगा, n+l रूल। कौन सा रूल? n+l रूल। तो n+l रूल के हिसाब से ये क्या है, n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू क्या होती है, तो कह रहे हैं सर अगर जो है l की वैल्यू होती है 0 1 2 3,
एस सब सेल के लिए 0, पी सब सेल के लिए 1, डी सब सेल के लिए 2 और एफ सब सेल के लिए 3। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर कितना हो गया, पी के लिए 1, दैट इज 3 + 1 कितना हो गया, 3 + 1 कितना हो गया 4। ये कितना हो गया 3 + 1 4, और यहाँ पर 4s लिखा है, क्या लिखा है, तो ये हो गया 4 + 0 दैट इज n + l दैट इज 4 + 0, आंसर कितना आएगा 4। कितना आएगा, तो आप कहेंगे ये भी 4 आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है। ऐसी सिचुएशन जहां पर n + l की वैल्यू दोनों की सेम आए, दोनों सबसेल की सेम है, तो कौन सा एक नया रूल लगता है अबाव का, जिसकी n की वैल्यू कम होगी इलेक्ट्रॉन, सॉरी जिसकी n की वैल्यू कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। ठीक है, अरे यार 3 + 2 5 होगा, सॉरी मेरी मुझसे गलती हो गई, ये 5 है बेटा, देखो ना 3 और 2 5 है, मुझसे गलती हो गई, पर बात को समझिए। तो ये 4 है, ये 5 है, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। अच्छा 4s में कितने जा सकते हैं मैक्सिमम 2, अब बचा कितना 18 + 2 कितना हो गया 20, और एक बचा तो क्या हो गया 21वां इलेक्ट्रॉन कहाँ गया यहाँ पर। बेटा आप अपना माइक भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो 18 19 20 और ये 21, उसमें माइक फीचर है, हैंड रेस करेंगे तो हम आपको माइक का भी एक्सेस मिल जाएगा। चल मेरी बात समझ में आ गई, यहां तक जितना मैंने सिखाया सब समझ में आ गया। तो एक बात समझ में आ गई कि डी ब्लॉक एलिमेंट जितने भी होंगे उनकी जो बाहर की 2 शेल होंगी दोनों क्या होंगी, इनकम्प्लीट होंगी। क्या होंगी, इनकम्प्लीट होगी। यहां तक की बात क्लियर। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले हम जिस ग्रुप का वो एलिमेंट है, मतलब जिस पीरियड का एलिमेंट है उसके जस्ट एक पीरियड ऊपर की हम नोबेल गैस लेते हैं। जैसे तुम यहाँ पर देखो, मैं छोटा सा बना करके दिखा रहा हूँ, आपको अपने आप समझ में आएगा। जैसे ये है आपका, मान लीजिए पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये है हाइड्रोजन, ये है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद यहाँ पर आ गया पोटेशियम, यहाँ आ गया कैल्शियम। यही है, और यहीं से डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू हो रहा है, SCTI, VCr, Mn, Fe, CO, Ni, Cu, Zn, मतलब शुरू है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर हीलियम, यहाँ पर नियॉन और यहाँ पर आर्गन, अब इसकी नोबेल गैस क्या है, तो कहेंगे सर क्रिप्टॉन। टॉपिक नंबर 36, टॉपिक नंबर 18। तो अगर मैं स्कैंडियम लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पर कौन सी नोबेल गैस लूंगा, आर्गन। अगर मैं यहाँ पर मान लो यट्रियम ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर नोबेल गैस कौन सी लूंगा, क्रिप्टॉन। तो जिस पीरियड की का एलिमेंट हम यूज करते हैं उसके जस्ट एक पीरियड के ऊपर की हम नोबेल गैस को यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर लिखा हमने नोबेल गैस कॉमा n-1d। डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो कह रहे सर 1 से आ सकते हैं 10 तक, क्योंकि डी सबशेल में कितने कितने वो ऑर्बिटल, तो कहेंगे सर 5, dxy, dyz, dzx, dx2, y2, dz2। हाँ, तो यहाँ पर शुरू होता है, देखो अब इसमें कई सारे टर्म्स आते हैं, जैसे कि ये शुरू होता है आपका 3rd बी से और खत्म कहाँ हुआ था 2nd बी पे। याद है हम लोगों ने शुरू में ऐसे ही पढ़ा था, जैसे हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा। अगर हम ओल्ड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को लिखें तो यहाँ होता है फर्स्ट बी, सॉरी फर्स्ट ए लिखेंगे ना, गलती से लिख दिया, ये हो गया 2nd बी। तो इसके बाद क्या आता है 3rd था, ये ए है थर्ड, हाँ ये बी हो गया, और ये हो गया 3rd बी, देन 4b 5b 6b करते हुए लिख कर क्या हो गया, जैसे ये हो गया 3b तो टाइटेनियम हो जाएगा 4b। ठीक है, SCTI, VCr, Mn, Fe, Cu, Ni, Cu, Zn, ऐसे लिखते हुए हम चले आएंगे। तो शुरू किया हमने कहाँ से, 4th पीरियड से। कौन सी पीरियड से, तो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से शुरू हुआ है, तो कहना सर 4th पीरियड से शुरू हुआ है। 4th पीरियड के बाद 5th पीरियड, 6th पीरियड और 7th पीरियड तक हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट आता है, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। उसके बाद यहाँ पर वाई, यट्रियम, ठीक है,
39 से 48, उसके बाद 57 के बाद यहाँ पे देखो ये क्या है, तो कहेंगे सर लैंथेनाइड्स। क्या है? लैंथेनॉइड्स। और ये क्या है, तो कहेंगे सर एक्टिनॉइड्स। याद है लैंथेनॉइड में आपको नहीं पढ़ा था क्या? शिप्रा नायडू प्रेम से यूरोप गई तभी डायरिया हुआ, इंजीनियर तुम ये भी लो, ये था। चलिए अब बात आती है कि पूरे की पूरी इस चैप्टर का, इस टॉपिक का अगला एग्जाम का क्वेश्चन क्या है कि डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा है? तो आंसर क्या है? वही है थर्ड बी। कौन सा है? थर्ड बी। थर्ड बी इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये इतना बड़ा है कि एस ब्लॉक के टोटल एलिमेंट गिनो, हाइड्रोजन, लीना का, रवि, कब से, फरार। ठीक है, तो देखो कितने हो गए, 3 6 7। और इसके बाद क्या है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। तो ये हो गया 12 13 इतने। और इसके बावजूद मतलब पूरा पूरा एक ब्लॉक है एस ब्लॉक, उसमें जितने एलिमेंट है उससे भी ज्यादा अकेले एक पीरियड में, एक ग्रुप में। इंटरेस्टिंग चीज है। कितने हैं? तो कहेंगे सर स्कैंडियम, एट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनम। तो ये हो गए 4। और लैंथेनम से लेकर के 14 और जोड़ दो लैंथेनॉइड्स, और एक्टिनम से 14 और जोड़ दो तो एक्टिनॉइड। तो 14 दूना 28, 28 और 4 32। तो कितने एलिमेंट है? तो कहेंगे सर 32 एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट है? 32। हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2 एक्सेप्शन आपको देखने को मिल रहा है। एक आपका क्रोमियम का है और एक आपका कॉपर का है। जनरली हम लिखते क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? जैसे स्कैंडियम का 21 है। कितना है? अच्छा याद रखना, इसको लिखने का तरीका क्या है? जैसे 21 है, 22 है, 23 है, तो याद रखना ऐसे लिखना, डी में ये पीछे वाली वैल्यू को पकड़ लेना। किसको? जैसे 24 है, ये एक्सेप्शन है, तो इसको छोड़ करके जैसे 25 मैग्नीज, मैग्नीज, तो यहाँ पे लिखोगे 3d5 4s2। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे 3d1 4s2। यहाँ लिखेंगे, देखिए आखिरी में 2 है, कितना है? 22 है, 3d2 पीछे वाला लेटर पकड़े रहिए। वेनेडियम में देखो 23 है, कितना है? 23। यहाँ 3d3 4s2। ये सब तरीके हैं। यहाँ पर ये ग्राउंड स्टेट की लिख रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं किसमें? ग्राउंड स्टेट में। अब हम बात करते हैं क्रोमियम की। क्रोमियम में देखिए क्या लिखे, 3d4 4s2। अच्छा एक जो है रूल था कि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, क्या एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और एग्जैक्टली फुल फिल कंडीशन में, किसमें? एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और एग्जैक्टली फुल फिल कंडीशन में एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, हाँ, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। तो यहाँ पर जब आप देख रहे हैं, एक सेकेंड रुक जाइएगा बच्चों, चलिए ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि, तो कहेंगे 3d4 4s2, तो वहां पे भैया क्या होगा, एग्जैक्टली हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल है, तो 3d5 एग्जैक्टली हाफ फील्ड, 4s1 एग्जैक्टली हाफ फील्ड। इसके बाद आता है 3d5 4s2 मैग्नीज का, आयरन का। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, 25, 27, 28, 29 और 30। अब यहाँ पर जो कॉपर के केस में क्या आ रहा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3d9 और 4s2। तो ये ग्राउंड स्टेट में अनस्टेबल है, तो ये किसमें जाएगा? तो कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। कौन से स्टेट में? तो क्या हो जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में हो जाएगा 3d10 और 4s1। तो एग्जैक्टली फुल फिल्ड और एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है। अब बात लिखा हुआ है कि क्रोमियम और कॉपर, क्या लिखा है? क्रोमियम और कॉपर अबाउ रूल को फॉलो नहीं करते। ये किसको फॉलो करते हैं? तो कहेंगे हुन्स रूल। क्या, कौन सा रूल? अच्छा अबाउ क्या कहते थे? तो कहेंगे पहले जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएंगे जिसमें n+l की वैल्यू कम है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, चलिए ये भी बहुत बेसिक था। अब बात आती है, चलिए धीरे धीरे एक एक एलिमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा दिया हुआ है आपकी बुक में। हम पढ़ने जा रहे हैं स्कैंडियम के बारे में। किसके बारे में? स्कैंडियम। स्कैंडियम इज द लाइटेस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट एंड दे डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +3। और इस डी ब्लॉक एलिमेंट की भी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +3। इसके बाद क्या होता है कि इनके जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं और डायामैग्नेटिक होते हैं। क्या किसी को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालने आता है? एक फॉर्मूला होता था क्या?
अंडर रूट एन ब्रैकेट में एन प्लस टू, क्या होता था, अंडर रूट एन ब्रैकेट में एन प्लस टू, मैग्नेटिक बिहेवियर निकालने के लिए फॉर्मूला था, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, इसको डिनोट इससे करते हैं। तो ये एन क्या बताता है, तो कहेंगे सर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जरा यहीं पर थोड़ा सा जान लोगे तो बहुत मजा आ जाएगी तुम लोगों को। जैसे ये 3D1 देख रहे हो, तो ये है डी सबशेल, कौन सा सबशेल, 1 2 3 4, और ये लिखा है 4s, क्या लिखा है 4s। अब जरा देखो यहाँ पर D1 लिखा है, क्या लिखा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, और 4s2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। बात को समझना, बात को समझना, यहाँ पर कितने पेयर दिख रहे हैं, ये पेयर्ड है कि नहीं, और ये कैसा है, तो कहेंगे सर अनपेयर्ड है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन स्कैंडियम इज, n की वैल्यू कितनी आ रही है 1। और जब तुम इस फॉर्मूले में n की वैल्यू को रख रहे हो तो आंसर आएगा म्यू बराबर अंडर रूट 1 ब्रैकेट में 1 प्लस 1। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो आंसर अप्रॉक्स आएगा 1.4 के पास, कितना आएगा 1.4 के आसपास। ऐसे जान लो, ऐसे जान लो जो आए, हाँ तो √2 आ गया ना, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग, राइट। तो एक बात याद रखना कि हमेशा एक सबसे अच्छी ट्रिक सिखा दे रहा हूँ। ट्रिक ये है कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट उसी के आसपास आएगा, हमेशा मैग्नेटिक मोमेंट किसके पास आएगा। जैसे मान लो कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस वाले में 2 दिख रहे हैं, कितने, मुझे तो यहीं से दिख रहा है। जैसे अगर मैं, मुझे इसका बनाना हो, तो इसका बनाना हो, थोड़ा सा साफ कर दे रहा हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आता रहे कि मैं कहाँ किसका पढ़ा रहा हूँ। ये इसलिए लिख रखा है ताकि आप लोग का जल्दी से ये टॉपिक कवर हो जाए, वरना ये पॉसिबल नहीं है कि एक सेशन में इस टॉपिक को कवर करना। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके बारे में। यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं इसका, टाइटेनियम का, और टाइटेनियम में 3D2 लिखा है, तो ये देखो 3D2 लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया 3D2, क्या लिखा है 3D2। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट होती है बोहर मैग्नेटॉन, कितनी होती है बोहर मैग्नेटॉन। अभी देखो ये 3D2, ठीक है, तो जब तुम इसको करोगे सॉल्व तो अब इसी फॉर्मूले में अंडर रूट n ब्रैकेट में n प्लस 2, जब इसी फॉर्मूले में रखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2, राइट। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो आंसर अप्रॉक्सीमेटली 2.4 के आसपास आएगा, या मान लीजिए जो भी है डेसिमल में आएगा, समथिंग ऐसा आएगा जब इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे। इतना बोहर मैग्नेटॉन। तो एक तरीका मेरा जो सबसे अच्छा तरीका है कि अब वहाँ पे 4 जो भी लिखना है उस एवरेज वैल्यू लिखनी है, आप पूरा कैलकुलेट करके तो लिखोगे नहीं, तो एवरेज वैल्यू में आप क्या लिखोगे 2 पॉइंट समथिंग, क्या, तो 2.4 के आसपास लिख दिया, और आंसर बाद में क्या लिख दिया बोहर मैग्नेटॉन। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आ गया। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात और जान लीजिए आप लोग, जैसे जितने भी स्पेसीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या है, ऐसे जितने भी स्पेसीज हैं जिसमें क्या प्रेजेंट है कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होंगे, तो कहेंगे सर ये होंगे पैरामैग्नेटिक। कैसे होंगे, मतलब इनका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। और ऐसे कोई भी, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे पीछे एग्जाम्पल देखो, और पीछे आते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल थे, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल देखो कॉपर का, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, और एक एग्जाम्पल देखो जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29 और जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। जरा देखिए जिंक का एटॉमिक नंबर 30, तो 3D10 4s2, मतलब ये देखो जरा डी सबशेल देखो पूरा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्या कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, कहेंगे नहीं। और यहाँ पर देखो 4s2, n की वैल्यू क्या है 0, तो ये मैग्नेटिक होंगे। ये पहली बात तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा 0, मैग्नेटिक मोमेंट 0 बोहर मैग्नेटॉन यूनिट होती है। और ये कैसे होंगे, तो कहेंगे सर डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक का क्या मतलब होता है, जब ये आप मैग्नेटिक फील्ड में
एक इस मेटल को रखोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड में जो है डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, और जो पैरामैग्नेटिक होगा वो शो करेगा अंटिल जब तक वहाँ पर मैग्नेटिक बिहेवियर वहाँ पर जो है अपने इन्वायरमेंट में मैग्नेटिक जो है मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी, तो वहाँ पर ये कैसा बिहेव करेंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। और ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में भी कुछ नहीं शो करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड से हटा दोगे तभी भी वैसा रहेगा। इसको कहते हैं डायामैग्नेटिक। ठीक है, अब डायामैग्नेटिक और इसकी एक और खास बात आपके काम में आ गई, दैट इज कलरलेस। जो भी चीज डायामैग्नेटिक होगी वो क्या होंगी, कलरलेस। क्या होंगी, कलरलेस। तो देखो क्वेश्चन को पढ़ना अलग है, क्वेश्चन को क्रैक करना अलग चीज है, राइट। तो यहाँ पर हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसमें कम से कम लिमिटेड चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा निकालने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन क्रैक हो जाए। ठीक है, आपकी बुक में दिया हुआ है मैग्नेटिक पे मैग्नेटिक बिहेवियर पर क्वेश्चन, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, कलर और कलरलेस, यही सबसे ज़्यादा इस टॉपिक से पूछा जाता है। अब यहाँ पर एक बात लिखी है, कॉपर का 29, देखो यहाँ पर लिखा है ना 4s1, दिख रहा है 3d10 4s1 लिखा हुआ है, तो n की वैल्यू क्या आएगी, तो कहेंगे 1, क्या आएगी 1। लेकिन और यहाँ पर देखो n की वैल्यू क्या आएगी, तो देखेंगे यहाँ पे n की वैल्यू देखो बना के लिखा है 3d9 लिखा हुआ है, मैं तो ऐसे ही बता कर रहा हूँ 1 आएगी 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने 1, तो मैग्नेटिक मोमेंट 1 पॉइंट समथिंग के आसपास। और ये स्पेसिस कैसी होगी, कलर्ड होगी। कैसी होगी, जहां पर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो स्पेसिस कैसी होगी, तो कलर्ड। कैसी होगी, कलर्ड। चलिए अब हम लोग आते हैं और आगे तेजी से इस चैप्टर को खत्म करना है। तो स्कैंडियम के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नीज के बारे में। किसके बारे में, मैग्नीज। मैग्नीज सो मैक्सिमम वेरिएशन इन दियर ऑक्सीडेशन स्टेट। जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है 3d5 4s2 आर्गन, यही तो है मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो क्या लिखा हुआ है कि मैग्नीज शो मैक्सिमम वेरिएशन इन दियर ऑक्सीडेशन स्टेट, लाइक 3d1 3d ठीक, मतलब Mn+1 Mn+2, ये बात हो रही है कि आपने सुना भी होगा Mn+6 ऑक्सीडेशन स्टेट तक जाता है, लाइक 6 छोड़ो, KMnO4 सुना होगा, पोटेशियम परमैंगनेट +7, हाँ KMnO4 देखिए यहाँ साइड में दिखा दूं, दिस इज KMnO4। तो भैया दो ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो कहेंगे सर -2, और मैग्नीज और पोटेशियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो इसकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगी, इज इक्वल टू 0। जब तुम इसको और सॉल्व करोगे तो ये कितना है, 4 है ना, सॉरी 4 लिखो यहाँ पर, 4 दूनी 8 -8, तो ये हो गया +1 प्लस मैग्नीज -8 इज इक्वल टू 0। जब तुम और फर्दर सॉल्व करोगे तो मैग्नीज बराबर +7 आएगा, क्या आएगा, देख लो कितनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो रहा है, +7। तो कहेंगे सर क्रोमियम भी तो है ऐसा, मैं कहूँगा क्रोमियम है तो ज़रूर, लेकिन वो मैक्सिमम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकता है। क्या दे सकता है, ठीक है, CrO5 ले लो, चाहे K2Cr2O7 ले लो, क्या ले लो, K2Cr2O7, 7 दूनी 14 -14 2 है, और 2 +2 +2Cr, यही है ना। एक क्रोमियम का कितना आएगा, तो कहेंगे +6। देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो एक का कितना आएगा, +6, दिख रहा है। इस चैप्टर में पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है, लेकिन इतने कम टाइम पे हम कोशिश करेंगे 99% 100% चीज़ें कवर हो जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग बात और लिखी हुई थी, लाइक इट इज़ ए पार्ट ऑफ एन एंजाइम आर्जिनेज। कौन सा एंजाइम, आर्जिनेज। आर्जिनेज एंजाइम का जो है और उसका काम क्या है, विच हेल्प इन यूरिया फॉर्मेशन इन लिवर। तो कहाँ पे काम, आर्जिनेज एंजाइम कहाँ पे काम आता है, तो कहीं ऑर्निथीन साइकिल। इसी साइकिल का दूसरा नाम था क्रेब हैंसलेट साइकिल। कौन सा साइकिल, क्रेब हैंसलेट साइकिल। अब बात आती है आयरन के बारे में, तो आयरन आपको पता है बहुत ही ज़्यादा, अभी हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शुरू किया था जब उसमें हमने हीमोग्लोबिन के बारे में देखा था। आयरन इज अ पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, और वहाँ पर ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, तो +2, किस फॉर्म में, फेरस आयन। कौन सा है,
फेरस आयन। देखो ये सब तरीका है कि इसको याद करने का। जैसे फेरस और फेरिक में बहुत कंफ्यूजन होता है कि फेरिक होगा कि फेरस। याद रखना इक मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, अस मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब काम आएगा। क्या इक मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और अस मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फेरस मतलब अस, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +2, और इक फेरिक मतलब +3, आइदर +3 में। इसी तरीके से Cu+1 और Cu+2, तो Cu+1 मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्यूपरस, और Cu+2 मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्यूपरिक। तो क्या हो गया? क्यूपरिक। चलो अब हम आगे की बात करते हैं कि आयरन इज द मोस्ट अबंडेंट ट्रांजिशन एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। आगे की बात है कि मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई अमंग ऑल द एलिमेंट ड्यू टू हैविंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, अब आगे की बात आती है कि कोबाल्ट के बारे में। कोबाल्ट इज ए पार्ट ऑफ विटामिन B12 जिसको हम कहते थे साइनोकोबालामीन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने भी इसका एग्जांपल लिया था, और इसका इस्तेमाल करते हैं हम क्या बनाने के लिए? परमानेंट मैग्नेट। क्या बनाने के लिए? परमानेंट मैग्नेट। अब बात आती है जिंक की। जिंक कहाँ पे हमको देखने को मिला? इंसुलिन में देखने को मिला। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, ठीक है, और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कहाँ कौन सा एंजाइम? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम में भी हमें देखने को ये मिला। अब हम बात करते हैं चलिए अब हम बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। तो सबसे पहली ट्रांजिशन सीरीज कौन सी है? तो कहेंगे सर 3D सीरीज। 3D सीरीज कहिए, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहिए। अच्छा एक सेकेंड रुकिएगा, मैं क्लास में हूँ, 1 मिनट रुक जाए। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई। कहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली? क्या आगे? हाँ अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स के बारे में। किसके बारे में? सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज देखने जा रहे हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, एक निमोनिक है इसका, ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी, शिवांश, ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे। अच्छा, पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे कि अब आज के टाइम पे लोग अपनी अच्छे अच्छे टाइम, अच्छा फोटोज वो किस पे आप लोग सेव करते हो? जीमेल पे, राइट? अपने मेल आईडी पे सेव कर लेते हो। पहले के टाइम पे ऐसा था नहीं। हाँ, आप लोग तो बहुत जो है जेंजी टाइप के बच्चे हो। हाँ, पहले के टाइम पे क्या था? तो पहले के टाइम पे, हम लोगों के टाइम पे, लोग अपनी शादी की डीवीडीज बनवाते थे। जानते हैं डीवीडीज? और उससे भी पहले आती थी सीडीज, कॉम्पैक्ट डिस्क, गोली गोली से होती थी, चमकती थी। शुरू में वो इसका इस्तेमाल करते थे अपनी यादों को बचा के रखने के लिए, और जब वो ख़राब हो जाती थी तो साइकिल पे लगाते थे शोबाजी के लिए। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा कभी लोगों को साइकिल पे लगाए हुए। तो क्या हो गया कि ये जो पहले के लोग क्या करते थे, अपनी यादों को किस में समेट के रखते थे? सीडीज में। तो इसी तरीके से याद करने का तरीका है, ये ज़रूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे पहले अगर सीडी। अगर देखो, जैसे तुम लोगों ने एक मूवी देखी होगी जब वी मेट, देखिए जब वी मेट में क्या होता है कि हीरो जो है वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की छोटी सी फोटो अपने वॉलेट में हमेशा रखा रहता है। ठीक है, तो जब उसको गीत मिलती है करीना कपूर, तो करीना कपूर क्या कहती है कि आओ तुमको कुछ अच्छा कराते हैं। तो वो कहते हैं कि ये फोटो लो, टॉयलेट में जाओ, इसको जलाओ, और जला करके फ्लश कर दो। यही होता है ना? फ्लश करने के बाद हीरो को बहुत अच्छा सा फील हो रहा होता था, हीरो को बहुत अरे मज़ा आ रहा है, मुझे अच्छा लगने लगा। इसी तरीके से आपकी मोहब्बत अगर आपको बहुत रुलाए तो जाहिर सी बात है, क्योंकि उसकी यादें किसमें बची हुई है? सीडी। ना रहेगी सीडी, ना आएगी याद। तो क्या मिटाएं? याद मिटाने के लिए सीडी मिटाएं। तो ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे पहले अगर सीडी। अब बात आती है कि इस पूरे में अगर मैं बात करूं कि मैनमेड एलिमेंट की, तो पैसा द फर्स्ट मैनमेड एलिमेंट इज टेक्नीशियम। कौन सा एलिमेंट? टेक्नीशियम। और ये रेडियो एक्टिव भी है। पूरे के पूरे पीरियड में सिर्फ यही एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसके बाद इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? क्रिप्टॉन, 4d 1 से लेकर के 10 तक, 5s 0 भी हो सकता है, 5s 1 भी हो सकता है, और 5s
2 भी हो सकता है। अच्छा 5s0 का एग्जांपल बहुत अच्छा सा है, दैट इज पैलेडियम। क्या है? पैलेडियम। पैलेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आखिरी में 5s0 आता है। अब बात आती है कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो कहेंगे xenon 5d1 से लेकर के 10 तक और 6s1 या 6s2। ठीक है, अब यहाँ पर यार क्या जो है ये सब भी ऐसे ही पढ़ते थे, लाया हूँ तेरे वास्ते जीने मरने वाला छोड़ो। ठीक है, तो ये हमारा जो है एलिमेंट है कौन सा? 3D सीरीज। इसमें मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? टंगस्टन। यही रीजन होता है कि जो तुम हीटर ले आते हो देसी वाला, देखा उसमें या 100 वाट के बल्ब में क्या लगा होता है? तो कौन सा फिलामेंट होता है? तो कहते हैं टंगस्टन का फिलामेंट होता है, और वो बहुत गर्म हो जाता है लेकिन गलता नहीं है। और यही तार तुम्हारा थोड़ा सा जरा गर्म हो जाए तुरंत गल जाता है, वो गलता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं बात करूं ऑस्मियम की, तो ऑस्मियम के लिए हमें पढ़ने लायक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा कितना हो सकता है? +8 OSO4, दैट इज +8। ठीक है, अब यहाँ पे देखो OSO4, एक ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन -2, 4 का कितना हो गया? तो कहेंगे सर -8 कितना हो गया? तो जाहिर सी बात है इस पर कितना है, लेकिन नेट क्या होता है हमेशा 0, इसका कितना होगा? +8। कितना होगा? +8। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए यहाँ पर बात आ रही है डेंसिटी की। मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? मर्करी का। यही रीजन है कि रूम टेम्परेचर का मर्करी कैसा होता है? तो कहेंगे लिक्विड होता है। कैसा होता है? लिक्विड। अब बात करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव या मेटालिक कैरेक्टर। अच्छा जाहिर सी बात है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में इसको देखोगे तो कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पर S ब्लॉक है, यहाँ पर D ब्लॉक है और यहाँ पर P ब्लॉक है। अच्छा F ब्लॉक में तो जितने भी हैं सब मेटल होते हैं। ठीक है, इसमें नॉन मेटल नहीं है, इसमें भी सब मेटल है। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की या मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में सेंटर से अगर हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? कहेंगे बढ़ेगा। और अगर हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आएंगे तब भी मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो पी ब्लॉक से ज्यादा मेटालिक तो होते हैं, लेकिन एस ब्लॉक से कम मेटालिक होते हैं। किससे ज्यादा होते हैं? पी ब्लॉक से ज्यादा होते हैं लेकिन एस ब्लॉक से कम मेटालिक होते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि लिखा भी है, बात लिखी भी है कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो है कम मेटालिक होते हैं, कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं एस ब्लॉक के मुकाबले, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं पी ब्लॉक के मुकाबले। अब हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ एटमाइजेशन की। किसकी बात करेंगे? मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे और हीट ऑफ एटमाइजेशन। व्हाट इज हीट ऑफ एटमाइजेशन? मतलब कोई कॉम्प्लेक्स है, कोई कॉम्प्लेक्स है और उसको उसमें से वो अलग करके अपने किस फॉर्म में आना चाह रहा है? एटॉमिक फॉर्म में। किस फॉर्म में? मतलब अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म से अलग होकर के किस फॉर्म में आना चाह रहा है? एटॉमिक फॉर्म में। तो इसी को कहते हैं हीट ऑफ एटमाइजेशन। अब बात यहाँ पे लिखी हुई है मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या? मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या लिखा हुआ है? मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा, उतना ज्यादा मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं? लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम किसमें है? तो कहें क्रोमियम में 6। 3d5 4s1 क्या है? 3d5 4s1। यहाँ पर क्या है? 3d5 4s2। तो अनपेयर्ड तो 5 ही है ना। यहाँ पर कितना है? 3d5 4s1। तो 5 1 6 अनपेयर्ड है। तो मैक्सिमम अनपेयर्ड कितने हैं? किसमें? तो क्रोमियम में। इसका मतलब अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, और जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है इसका मतलब मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और अब जब हम थोड़ा और आगे आ रहे हैं तो भैया फिर से मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ घटने लगा। दिख रहा है क्या हो रहा है? मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ अब घट रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट इन अ सीरीज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस अप टू मैक्सिमम। मैक्सिमम किसमें? कहें क्रोमियम। एंड देन द मिडिल ऑफ द सीरीज, maximum इन द मिडिल ऑफ द सीरीज
यहाँ पर, और इसके बाद लिखा है देन डिक्रीजेज टू मिनिमम एट द एंड ऑफ द सीरीज, एट द एंड ऑफ द सीरीज। तो देखो ना मिनिमम जिंक का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अपने अपने पीरियड में ये क्या है, वोलाटाइल। और पूरे पूरे ग्रुप की बात करें, डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें, तो जिंक, कैडमियम और मरकरी ग्रुप नंबर 12। कौन सा ग्रुप नंबर 12? ठीक है, देखो एक बात याद रखना, इसको कहते हैं सेकेंड, फर्स्ट, हाँ ये फर्स्ट बी और ये सेकेंड बी। कौन सा बी? फर्स्ट बी और सेकेंड बी। नहीं आता तो ऐसे सीख लो। जैसे यहाँ पर समझो ये है 18 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गया। तो ये होता है फर्स्ट ए, सॉरी फर्स्ट बी, सेकेंड बी। अब इधर आता है देखो, इसके बाद यहाँ पे शुरू हो जाता है थर्ड 3B, 4B, 5B, 6B और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है 7। ठीक है, अब यहाँ के बाद आता है तुम्हारा जीरो ग्रुप। कौन सा ग्रुप? जीरो ग्रुप। इसको जीरो ग्रुप कहते हैं। इसके बाद जो बचता है, जैसे यहाँ पर आ गया कॉपर। कॉपर से अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं फर्स्ट ए, सेकेंड ए, इसका थर्ड ए, 4A, 5A, 6A, 7A। ठीक है, 7A नहीं, वो 7 में ही आता है। ठीक है, ग्रुप 8 आता है जिंक, कैडमियम और सॉरी ये कौन सा ग्रुप है, ये आयरन, कोबाल्ट, निकल। ठीक है, आगे की बात करें, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। तो क्या सीखा हमने? लेफ्ट से राइट आएंगे, सेंटर तक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा फिर घटेगा। ठीक है, अब बात आती है कि इन जनरल फॉर एनी ट्रांजिशन सीरीज, जनरली किसी भी ट्रांजिशन सीरीज की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कहाँ होगा? तो कहेंगे ग्रुप 6 का। किसका? ग्रुप 6 का। ठीक है, तो देखो 3, 4, 5 और 6 किसका? हर पीरियड में ग्रुप 6 के एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, और सबसे कम किसका? तो कहेंगे सर जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो लिखा है ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 क्या होगा? मिनिमम। क्या होगा? मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब बात लिखी हुई है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। अब यहाँ पर देखो कुछ कैटेगरीज में मैंने इसको यहीं पे बांट दिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर के कोबाल्ट तक, फिर यहाँ से जिंक तक। स्कैंडियम से लेकर के मैग्नीज तक क्या हो रहा है? साइज घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन इसके बाद यहाँ से लेकर के कोबाल्ट तक क्या हो रहा है? साइज बराबर है। क्या है रीजन? क्या है कि जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज घट रहा है, उतना ही इंट्रा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से, मतलब एक आदमी कोई किसी इंसान को इस तरफ खींचे और दूसरा आदमी उसका हाथ उस तरफ खींचे, तो दोनों की ताकत लगेगी, तो नेट वो आदमी कहाँ आएगा? किसी एक ही पोजीशन पे वो टिका रहेगा। राइट, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज घट रहा था, इंट्रा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से साइज, मतलब एक तरफ आप फोर्स को देखो तो एक फोर्स लग रहा है आपका सेंट्रीपिटल, मतलब अंदर की तरफ, दैट इज, जैसे एक फोर्स लग रहा है आपका कौन सा? तो कहेंगे सर सेंट्रीपिटल। ये कौन सा है? तो कहेंगे सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बराबर है। किसके बराबर है? और यही सेम फोर्स लग रहा है, ऐसा इतना ही बराबर का फोर्स लग रहा है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल, और ये है आपका इंट्रा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्या है? बात समझ में आ रही है? जिसकी वजह से इनके साइज क्या है? बराबर हो गए, कांस्टेंट हो गए। क्या हो गए? बराबर हो गए, कांस्टेंट हो गए। जब हम बात करते हैं निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है, अच्छा जो नॉर्मल पुराना रूल है वो बताओ कोई लोग। तो कहेंगे सर पुराना रूल ये कहता है कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो एटम का साइज घटेगा। क्या होगा? क्योंकि नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट है। ठीक है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इसलिए एटॉमिक साइज घटना चाहिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। लेकिन यहां पर ऐसा हो नहीं रहा डी ब्लॉक एलिमेंट में। पहले क्या हो रही है? पहले तो नॉर्मली घट रही है,
फिर कुछ देर के बाद कांस्टेंट हो जा रही है और फिर वापस से बढ़ने लग रही है। यहाँ पर निकिल कॉपर जिंक के केस में इंट्रा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ गया, तो साइज एटम का बढ़ गया। बात समझ में आ गई? चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आगे की बात करते हैं। जैसे नॉर्मली यहाँ पर देखिए, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप, वहाँ हम लोग ने थ्रू आउट द पीरियड पढ़ा इसके पहले, हम पढ़ रहे हैं डाउन द ग्रुप। जैसे यहाँ पर देखिए स्कैंडियम एससी अदर लाइसी, यहाँ पर देखो यट्रियम जर्कोनियम, इसके बाद नियोबियम मॉलिब्डेनम टेक्नीशियम रुबिडियम। ठीक है, तो मैंने जनरली पूरा जो है नॉर्मल हमने लिखने की कोशिश करी। तो एक बात को समझिए, लिखा है कि अगर हम 4th A से 1st B तक जाएं, कहाँ से? ग्रुप 4th A से 1st B तक जाएं, तो हमको क्या देखने को मिला? द रेडियाई ऑफ, देखो दिस इज थर्ड, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ग्रुप, ये देखो ये ग्रुप है 4, यहाँ तक से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, स्कैंडियम वाली की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब हम यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं तो जो 5th और 6th पीरियड है, कौन सा पीरियड? ये 4th पीरियड है, ये 5th पीरियड है, और ये 6th पीरियड है, ये 7th पीरियड है। जब हम यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं तो जो आपका 5th और 6th पीरियड है ट्रांजिशन एलिमेंट का, इनकी जो साइज है देखो हर जगह ऑलमोस्ट इक्वल ऑलमोस्ट इक्वल ऑलमोस्ट इक्वल लिखा हुआ है। मतलब इसके पहले तुम जो ट्रेंड देख रहे हो तो ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, लेकिन जब हम यहाँ पर 5th और 6th पीरियड पर आते हैं तो दोनों का, जिरकोनियम हफनियम का, नियोबियम टैंटेलम का, मॉलिब्डेनम टंगस्टन का, जब तुम इसको देख रहे हो तो इनका जो रेडियाई है वो लगभग सेम है। तो हम इनको जनरली हम कहते भी थे ट्विंस ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या कहते थे? ट्विंस ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते थे। तो रीजन क्या है कि द ग्रुप जो है क्या लिखा है कि 5th और 6th पीरियड के ट्रांजिशन एलिमेंट का क्या हो रहा है, लगभग सिमिलर साइज है। रीजन क्या है? पुअर स्क्रीनिंग। क्या? ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4f14 इलेक्ट्रॉन, या दूसरे शब्दों में हम, जब ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में और आप दूसरे शब्द में लिखेंगे सीधे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जिस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर आंसर को क्या लिखते हैं, ड्यू टू रेजोनेंस, वैसे यहाँ पर लिखेंगे जब आएगा कि साइज सेम क्यों, ये क्यों सेम क्यों, तो आंसर क्या होगा? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। आगे बढ़े, चलिए लिखा हुआ है, अगली बात लिखी हुई है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। किसकी बात लिखी हुई है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा, हमारे सिलेबस में फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं इसके में। तो सबसे पहले हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ ले रहे हैं। एक बात याद रखिएगा कि पीरियोडिक टेबल में, किसमें? पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है और साइज घटता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। और अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी, साइज बढ़ेगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे हम बात कर रहे हैं तो लिखा हुआ है कि साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हम लेफ्ट से राइट जाएं, कहाँ जाएं? लेफ्ट से राइट जाएं, तो जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन एक्सेप्शन किसका रहेगा? विद द एक्सेप्शन ऑफ वेनेडियम, कोबाल्ट एंड निकिल। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी नॉर्मली बढ़ रही है, लेकिन वेनेडियम, कोबाल्ट और निकिल की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है इनके प्रीवियस एलिमेंट से कम होगी। जैसे स्कैंडियम के बाद वेनेडियम, देन टाइटेनियम, देन क्रोमियम। बात समझ रहे हैं? कुछ इस तरीके का ऑर्डर हो जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, विद द एक्सेप्शन ऑफ वेनेडियम, कोबाल्ट एंड निकिल, बाकी जगह सब कुछ सेम रहेगा। अब लिखा हुआ है कि सेकेंड आयोनाइजेशन, लिखा भी है ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है इन एलिमेंट की अपने से पहले वाले एलिमेंट से कम होगी। क्या होगी? अपने से पहले वाले एलिमेंट से कम होगी। अब बात करते हैं हम सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पर देखो मंजन लिखा है। क्या लिखा है? हिंदी में लिखते हैं ना मंजन, आधा ना होता है, लिख लो। चलो, हम लोग को कौन सा हिंदी पेपर देना है? एक सेकंड दिव्यांश। हाँ बेटा बताओ।
कुछ पूछना है? दिव्यांश आपको कुछ पूछना है बेटा? जब हम बात करते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ती है थ्रू आउट द सीरीज, लेकिन एक्सेप्शन किसका किसका होता है? मैग्नीज और जिंक का। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की। किसकी बात करते हैं? थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ती है, लेकिन किसका एक्सेप्शन होता है? आयरन का। मतलब अपने से पहले वाले से कम आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे दिया हुआ है आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे आते हैं, जाहिर सी बात है एटम का जो साइज है वो क्या हो रहा है? कह रहे हैं बढ़ रहा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? जनरली क्या होती है? घटती है। तो टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, देखो टॉप टू बॉटम आ रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी घट रही है कि नहीं घट रही है? ठीक है, तो लिखा है कि फ्रॉम ग्रुप 4 to 4b the ionization enthalpy of sixth period element will become greater than that of, ये देखो ये जब तुम यहाँ पर आ रहे हो तो यहाँ पर तुमको देखने को जनरल, यहाँ पे जनरल ट्रेंड है और यहाँ पे उल्टा हो रहा है, देख रहे हो? तो ये बात क्या बता रही है? देखो लिखा हुआ है कि जो सिक्स्थ पीरियड है उनके एलिमेंट की, उनके जस्ट ऊपर वाले फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट से आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? ज्यादा है। रीजन क्या है? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4f14 इलेक्ट्रॉन। सिखाया ना ये चीज? चलिए आगे की बात कर ले रहे हैं सब। अब बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं किसके बारे में? ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लिखा है कि सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मतलब 3D सीरीज। कौन सी सीरीज? क्या है? +2। और इसमें किसका एक्सेप्शन है? स्कैंडियम। कितना होता है? +3। कितना होता है? +3। अब बात लिखा है कि द फर्स्ट 4 मेंबर of higher oxidation state that is +3 will be more stable। ठीक है, जैसे SCTiV और Cr। क्या? SCTiV और Cr। इसके बाद क्या लिखा है? MnFeCO2NiCuZn। ठीक है, अगर पूरे में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? SC की, उसके बाद Ti की, फिर V, फिर Cr। ये लोग ज़्यादा स्टेबल होंगे किस फॉर्म में? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। किस ऑक्सीडेशन स्टेट में? और लिखा है कि बाकी के जितने भी मेंबर हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होंगे। बात समझ में आ गई? अब आगे लिखा हुआ है कि जो भी ट्रांजिशन मेटल है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ओनली। क्या लिखा हुआ है कि जो भी ट्रांजिशन मेटल है वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तब शो करते हैं जब वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगेंगे। OSO4 ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर में फ्लोरीन के जस्ट बाद ऑक्सीजन आता है, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हाईएस्ट और हायर ऑक्सीजन, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है एलिमेंट, किसके साथ लगा है? ऑस्मियम के साथ। तो भैया ऑस्मियम उस सिचुएशन में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था? +8। ये वही बात लिखी हुई है कि अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जब ये लगते हैं तब शो करते हैं। इसके बाद लिखिए कि द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो जरा, देखो क्या लिखा हुआ है, द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू। तो रीजन क्या है? हायर वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी एंड हायर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब यहाँ पर देखो मैंने कुछ एग्जांपल लिया है। देखो यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट बनाए थे उन ट्रांजिशन एलिमेंट में कैटायनिक फॉर्म में थे। देखो देखो इसके पहले लिखा था K4FeCN6, आपने सुना होगा या कुछ भी सुना होगा। वहाँ पे वो आयरन मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लाइक +1 +2 +3। लेकिन हाँ ट्रांजिशन एलिमेंट यहाँ पर कार्बोनिल, कार्बोनिल इज अ न्यूट्रल लिगेंड, तो यहाँ इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? 0। इसी तरीके से निकल कर भी 0 आएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करे, ये न्यूट्रल या 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं।
दिख रहा है? चलिए अब आगे की बात करते हैं। लिखा है कि अगली बात लिखी हुई बहुत इंपॉर्टेंट लिखी, यही तो इस चैप्टर की खासियत है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी में लिखा है कि जनरली जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, क्या जनरली जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं और उनके जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या शो करते हैं? कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसके पीछे का दो रीज़न है, एक सब दो रीज़न है और दो बड़े रीज़न है। उसमें से पहला रीज़न है उनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरा है टेंडेंसी ऑफ एड्जॉर्प्शन। ये दो रीज़न है। अब यहाँ पर देखो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, क्या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को हम लोगों ने बहुत बार कैटलिस्ट की तरह देखा है, प्लैटिनम को देखा है, पैलेडियम को देखा है, राइट? तो पैलेडियम डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो हम लोगों ने इसको बहुत बार क्या करते थे, किसकी तरह देखा है? कैटलिस्ट की तरह देखा है। तो यहाँ पे देखो पैलेडियम एज अ जो है कैटलिस्ट हमने इस्तेमाल किया और देखो पूरी की पूरी रिएक्शन में जितना पैलेडियम और वेनेडियम हमने इस्तेमाल किया, जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने इस्तेमाल किया उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में इसको हमने वापस कर दिया। तो याद रखना कैटलिस्ट की खास बात होती है कि इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता थ्रू आउट द रिएक्शन। जैसे कि एक बात समझो कि दो इंसान में लड़ाई हो रही है और तीसरा आगे कहे कि भैया हम तुम्हारी जगह होते तब तक इनका सर फोड़ चुके होते, ठीक है? जैसे मान लो कि दो बच्चों में लड़ाई हो रही, शिवांश गए कह रहे यार आप तो इतना सुन लिए, हम आपकी जगह होते तब तक हम सर फोड़ चुके होते। तो कह रहे अच्छा हाँ, कह मारो मारो हम हैं ना, देख लेंगे। अब उन लोगों ने मारो गई और जो चीज़ थोड़ी देर बाद होने वाली थी, हो सकता है ना भी होती, वो तुरंत हो गई और आपने उसको क्या कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया। अच्छा मार में जो है आप दूर हैं, आप दूर खड़े, आप लड़ाई में नहीं है, आप खाली उसका हिम्मत बढ़ा रहे हैं, ठीक है? अरे मारो मारो और हम देख रहे हैं। यहीं से बहुत इंटरेस्टिंग बात समझ में आई कि जब पुलिस आई तो क्या हुआ, किसको पकड़ेगी? तो कहीं उन दोनों पकड़ेगी, हमको क्यों पकड़ेगी, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो भैया दूर खड़े थे, भैया हम तो देख रहे थे, मार कर रहे थे, हम तो देख रहे थे, हम क्या करते? अब तो यही कहोगे पुलिस आपको उठा के लेके नहीं जाएगी। तो यहाँ पर एक बात समझ में आ गई कि जो कैटलिस्ट है, जो उत्प्रेरक है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। हालांकि ऐसा सच इसलिए नहीं कह सकते। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड पहले किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड में, ठीक है? और यहाँ पर इस रिएक्शन को देखिए, इस रिएक्शन को कराने में क्या हुआ, क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सल्फर डाइऑक्साइड को किसके साथ रखा, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या बना, सल्फर ट्राइऑक्साइड और V2O4। इस V2O4 के साथ कौन आकर के कंबाइन किया, ऑक्सीजन, और क्या बन गया वापस है, V2O5। तो जिस फॉर्म में हमने दिया था उसी फॉर्म में हम इसको वापस से रिसीव कर लिया और सल्फर डाइऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो गए, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। अब बात करते हैं टेंडेंसी ऑफ एड्जॉर्प्शन। इनकी जो सरफेस है, सरफेस एरिया अगर हम बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा कैटलिस्ट का। रीने निकल मतलब निकल के टुकड़े प्लेटिनम हाइड्रोजन सरफेस पे एड्जॉर्ब करा लिए, तो लिखा है कि बाय एड्जॉर्प्शन दे एक्टिवेट रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, ठीक है? रिएक्टिव मॉलिक्यूल इनकी सरफेस पर एक्टिवेट हो जाते हैं और क्या हो जाता है, तो ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर रिएक्शन होती है। तब लिखा हुआ है अगली बात की जब कभी भी एलिमेंट जो है वो किसमें जो है ट्रैप हो जाए, जैसे ये देखो ये देखिए मैं आपका पेपर जो है रीड कर दे रहा हूँ एक और से, जहाँ तक अब तक पढ़ाया है। देखो कितने मार्क्स से क्वेश्चन में देखना चाहोगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में 25 मार्क्स की आती है, पता है कि नहीं, बोर्ड्स में? तो हाँ बताओ जरा, मुझे जल्दी बताओ कितने मार्क्स से क्वेश्चन को देखना चाहोगे? देखो एक क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन है देखो 5 मार्क्स में, तुम्हारे यहाँ प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, मैं एक और से पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया कि कंपेयर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। क्या हम लोग ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? SCTI VCRM NFE CUNI CUZN, ठीक है, विद दो सेकेंड और थर्ड सीरीज। अभी हम लोग ने पढ़ा सेकेंड सीरीज और थर्ड सीरीज, ठीक है? इसके बाद लिखा हुआ है इन द रिस्पेक्टिव वॉल्यूम। अब देखो किस किस फॉर्म में पूछा है, सबसे पहले पूछा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो वहाँ पे मैंने पढ़ा है कि नहीं कि आर्गन और जो है 3D1 और 5s012 ऐसे लिखवाया था ना, 5s1 5s2 ऐसे लिखवाया है। उसके बाद लिखा है, उसके बाद लिखा है नीचे, उसके नीचे लिखा था हम लोग ने क्रिप्टॉन, उसके बाद लिखा था 4D, ठीक है, 1 से 10, और उसके बाद 5s012 किस कुछ भी कर सकते हैं। देखो एकदम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसके बाद देखो अगली बात क्या लिखी हुई है, इन्होंने लिखा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपैरिजन करिए। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी थी, +2 और +3,
अगली बात क्या पूछा है, अगली बात बोला है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा, इवन हम लोगों को तीनों सीरीज के बारे में ये तक पता है कि मैक्सिमम किसकी होती है, ग्रुप 6 वालों की, और मिनिमम किसकी होती है, तो कहेंगे जिंक, कैडमियम, मरकरी। पढ़ा है, ये बताया। ठीक है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है आपकी बुक में। इसके बाद लिखा हुआ है कि कंपेयर द, अगला क्वेश्चन है कि एक्टिनाइड और लैंथेनाइड में कंपेयर करिए। चलिए अब इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन कंपाउंड के बारे में पूछा है, पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में, वो मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आ रहा है। एक क्वेश्चन आया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया आपका। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन में देख लेना है कि मेनी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट आर, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मेनी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट आर नोन फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। लो यही तो पढ़ा ही रहा हूँ। देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, देखो ये मैंने मान लो बना दिया कॉपर कॉपर कॉपर, क्या लिख दिया, ये सब कॉपर के मॉलिक्यूल। और कॉपर के मॉलिक्यूल जैसे 4 बॉल को अगर तुम ऐसे ऐसे रख दो पास में, तो बीच में जो खाली जगह होती है उसको हम क्या कहते हैं, वॉइड्स। क्या कहते हैं, वॉइड्स। और इन्हीं वॉइड्स में बालू जा सकती है कि नहीं। अगर हमने कहीं कोई बॉल से भरा हुआ डब्बा लिया और उसमें मैं सैंड डालना चाहूँ तो जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इन बॉल के अलावा भी कुछ खाली जगह ऐसी बची हुई है जिनको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी स्पेस, दैट इज वॉइड। और इन्हीं वॉइड्स में हाइड्रोजन, ठीक है, हीलियम, बोरॉन, कार्बन जैसे छोटे एटम्स जाकर के ट्रैप हो जाते हैं। क्या होते हैं, छोटे एटम्स जाकर के ट्रैप हो जाते हैं। तो अब जो मेटल है वो प्योर तो नहीं रहा, वो इम्प्योर हो गया। और इसको अब देखो, और किसी भी तरीके का केमिकल बॉन्ड भी नहीं बना, वो तो खाली जगह थी, वहां जाके फंस गया, और किसी भी तरीके का केमिकल बॉन्ड नहीं बना। जब केमिकल बॉन्ड नहीं बना तो भैया ये जो कंपाउंड है इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल। तो यहाँ पे एक बात लिखिए कि जब कभी भी एलिमेंट जो है, कुछ एलिमेंट जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस या बीच की खाली स्पेस के बीच में मेटल के आकर के ट्रैप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। और जो कॉम्बिनेशन बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। और एक चैप्टर पहले बहुत फेमस हुआ करता था आपके सिलेबस में, सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट के हिसाब से ये जो बना कंपाउंड बना, ये कैसा कंपाउंड बना, तो कहेंगे नॉन स्टीकियोमेट्रिक। कैसा कंपाउंड बना, नॉन स्टीकियोमेट्रिक कंपाउंड बना। और ये कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो खाली जगह पे आके ट्रैप हो रहा है, ना केमिकल बॉन्ड बन रहा है, ना कुछ हो रहा है। मतलब जब केमिकल बॉन्ड नहीं तो केमिस्ट्री नहीं, तो मतलब ही नहीं। ठीक है, तो अब बात आती है कि ग्रुप 7, ग्रुप 8 और ग्रुप 9 के जो एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ये कभी भी इंटरस्टिशियल हाइड्राइड नहीं बनाते। क्या नहीं बनाते। और एक तो और खास बात बता दूं, जो एक ग्रुप है 6, कौन सा ग्रुप, ग्रुप 6। ग्रुप 6 की भी खास बात यह है कि ग्रुप 6 भी किसी भी तरीके का क्या नहीं बनाता। तो कहेंगे सर ग्रुप 6 के बाकी के जितने एलिमेंट है, क्रोमियम को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो भी इंटरस्टिशियल हाइड्राइड नहीं बनाते। तो हमको क्या समझ में आया, ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9 और ग्रुप 6 के क्रोमियम को छोड़ के जितने एलिमेंट हैं ये सब कभी भी इंटरस्टिशियल हाइड्राइड नहीं बनाते। तो जनरली इनको ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9 को इंटरस्टिशियल गैप कहा गया, या सॉरी हाइड्राइड गैप कहा गया। क्या कहा गया, हाइड्राइड गैप। तो लिखा है कि ये कभी भी इंटरस्टिशियल हाइड्राइड नहीं बनाते, लेकिन इनके जो दूसरे एलिमेंट है, मतलब डी ब्लॉक में जो दूसरे एलिमेंट है वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। और इसीलिए पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 7, ग्रुप 8 और ग्रुप 9 को हाइड की जगह को हाइड्राइड गैप भी कहते हैं। अब बात लिखी हुई है, वही बात लिखी हुई है। ये जो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड है, आप जा रहे हैं मैम, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, ग्रुप 6 ग्रुप में जो है सिर्फ क्रोमियम हाइड्राइड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बनाता है। इसके बाद कहते हैं जनरली जो है इंटरस्टिशियल कंपाउंड में जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो है कौन बनाता है, तो कहेंगे सर हाइड्रोजन, हीलियम, बोरॉन, कार्बन, ये सब आकर के ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं। क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखते जाओ और सब सीख जाओगे। यहाँ पर ठीक है, FeCr2O4 4 दूनी 8, ठीक है,
कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कह रहे हैं कि सर, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है Na2Cr O4, तो यहाँ पर इसको करो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसको करो +3 ऑक्सीडेशन, 2 क्रोमियम कितना हो गया +6 और +2 +8 हो गया, और 4 2 जा 8 -8 ऑक्सीजन क्या हो गया -8। ठीक है, क्या बना Na2Cr2O4 Fe2O3 3 2 जा 6 -6, तो 8 के ऊपर क्या हो गया +3, देखो +2 से क्या हो गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। और CO2 लिखा है कि अगर मैं Na2CrO4 का एसिडिफिकेशन करूं, क्या करूं एसिडिफिकेशन करूं Na2, ऐसे देखो ये क्या था, कहीं सर ये डाइसेंट्रिक था, ये क्या हो गया, ठीक है Na2CrO4, ठीक है, हाँ चलिए, ठीक है, लिखा हुआ है कि अगर मैं किसी भी मोनोसेंट्रिक स्पेसीज का एसिडिफिकेशन करूं, क्या Na2CrO4, अगर मैं इसका क्या करूं एसिडिफिकेशन, तो मुझे क्या मिलेगा डाइसेंट्रिक मॉलिक्यूल मिलेगा Na2Cr2O7। लिखा है कि Na2Cr2O7 का ट्रीटमेंट हमने किसके साथ किया, HCl के साथ किया, किसके साथ किया HCl के साथ किया, तो हमें क्या मिला K2Cr2O7 O7 प्लस NaCl। लिखा है कि HCl नहीं KCl होगा, लिखा है कि कोल्ड कंडीशन में जो, अब देखो यहाँ पर दो चीजें हैं Na2Cr2O7 और यहाँ पर K2Cr2O7 लिखा हुआ है, ठीक है, दिस इज सोडियम डाइक्रोमेट, दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। जब कंडीशन कोल्ड होगी, क्या होगी कोल्ड, तो सोडियम डाइक्रोमेट ज्यादा सॉल्युबल होगा किसके कंपैरिजन में पोटेशियम डाइक्रोमेट के। आपके लिए तो नहीं है, आप समझिए लेकिन जान जाइए। अब बात आती है, देखो ये दिस इज क्रोमेट, दिस इज डाइक्रोमेट, क्या लिखा है क्रोमेट, जैसे Na2CrO4 अभी देखा ऊपर, वही सेम चीज लिखी है, यहाँ पर 2 माइनस लिख दिया है क्योंकि 2 सोडियम को हटा दिया, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है कि डाइक्रोमेट आयन, कौन सा आयन है डाइक्रोमेट आयन है, तो इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखो ये इसकी ज्योमेट्री देख लीजिए, तो कहेंगे सर sp3, ज्योमेट्री क्या हो गई टेट्राहेड्रल, सेम यहाँ पर भी इसकी भी ज्योमेट्री क्या होगी sp3 हाइब्रिडेशन, और ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। और कौन सा बॉन्ड होगा CRO बॉन्ड। अच्छा देखो डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है और नेगेटिव चार्ज यहाँ भी आ सकता है, तो इसके 4 CRO बॉन्ड क्या होंगे इक्वल होंगे, और लेकिन यहाँ पर क्या होंगे अनइक्वल होंगे, 1 2 3 4 5 6 CRO बॉन्ड तो इक्वल होंगे, लेकिन ये वाला हमेशा बड़ा होगा, ठीक है, ये 2 अनइक्वल होंगे, 2 CRO बॉन्ड अनइक्वल होंगे, और इसके साथ साथ यहाँ पर CR बॉन्डिंग होगी, CR, ठीक है। चलिए अब लिखा है कि अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, व्हाट वी विल गेट इज पोटेशियम क्रोमेट एंड Cr2O3 एंड ऑक्सीजन। पोटेशियम डाइक्रोमेट का ट्रीटमेंट अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो K2CrO4 हमें मिलेगा। लिखा हुआ है कि कम पीएच पर, कितने पीएच पर कम पीएच और कम टेम्परेचर पर डाइसेंट्रिक स्पीशीज ज्यादा स्टेबल होती है, और ज्यादा पीएच और ज्यादा टेम्परेचर पर मोनोसेंट्रिक स्पीशीज ज्यादा स्टेबल होती है। लिखा है कि देखो यहाँ पर मैंने लिखा कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया और कंडीशन एक बार हॉट लिया, कोल्ड लिया और एक बार हॉट लिया। जब हमने कोल्ड कंडीशन में देखा तो हमको क्या मिला Cr2O3, ठीक है, जो कि रेड कलर का था, रेड कलर के क्रिस्टल मिले, इनको हम क्या कहते हैं क्रोमिक एनहाइड्रेज, क्या कहते हैं क्रोमिक एनहाइड्रेज। जब हम जो है हॉट कंडीशन में रखे तो हमको क्या मिला Cr2SO4 का होल थ्राइस, क्या मिला Cr2SO4 का होल थ्राइस। लिखा है कि HCl को हम कभी भी एसिडिक मीडियम क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने देखो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया, HCl का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं किया, देखो बाकी के हैलाइड तो बनेंगे, लेकिन लिखा हुआ है, लिखा क्या है क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो HCl है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें क्लोरीन में, किसमें। अच्छा मुझे बताना K2Cr2O7 बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, बहुत पढ़ा है KMnO4 K2Cr2O7, ठीक है, तो वो क्या करेंगे HCl को ही ऑक्सीडाइज कर देंगे किसमें Cl2 में। HCl मतलब क्लोरीन क्या है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, HCl -1 और Cl2 0 लिखा है। अब आगे की रिएक्शन है, ठीक है,
बात समझ में आ गई यहाँ तक? आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि एक्टिंग कर रहे हो तुम लोग? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। आ रहा है? ठीक है, चलिए ये क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्रोमिल क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? क्लोराइड आयन के डिटेक्शन के लिए। ठीक है, किसी भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट में क्लोराइड आयन प्रेजेंट है कि नहीं है, इसको टेस्ट करने के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। तो लिखा है कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जैसे अब वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट कौन कौन से, सारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट जिसमें क्लोरीन प्रेजेंट है वो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट तो देते हैं, किसको छोड़ करके? लेड क्लोराइड, टिन क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड और जो है मर्क्यूरिक क्लोराइड। ठीक है, HgCl2, Hg2Cl2। ठीक है, ये सब क्या नहीं देते? क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते। तो क्या है टेस्ट? देख लीजिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट का ट्रीटमेंट किया हमने, K2Cr2SO4 plus KCl plus concentrated sulfuric acid, what we will get is CrO2Cl2। रेड ब्राउन कलर के वेपर हमें देखने को मिलते हैं। बात समझ में आ गई? यस और नो? चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिख रहा है कि जो है, लिखिए ठीक है। तो ये हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिएक्शन विद हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, दैट इज H2O2। रिएक्शन विद हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, एक सेकंड लिखिए। रिएक्शन विद हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, बहुत बहुत शानदार है। देखो क्या हुआ, मजेदार है देखना। हमने क्या किया कि डाइक्रोमेट आयन लिया और इसका ट्रीटमेंट किया किसके साथ? परहाइड्रॉल या परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड या परहाइड्रॉल, एक ही बात है। इनके साथ जब इनको रिएक्ट किया, किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। तो हमें क्या मिला? ये बटरफ्लाई शेप का स्ट्रक्चर। हाँ, बटरफ्लाई, तभी तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये एग्जाम में आता है। CrO5 देखो, -2 तो +2, -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1, जरा जोड़ो तो कितना आ गया? तो कहीं क्रोमियम का आ गया +6। जनरली दिखता है यहाँ पर +10, लेकिन ये होता नहीं है। क्या होता है? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट? +6। और लगता क्या है? +10। होता क्या है? +6। ठीक है, इसी तरीके से। ठीक है, चलो ठीक है। और कौन सा कलर आता है? ब्लू कलर। कौन सा कलर? और शेप कैसा होता है? बटरफ्लाई। देखो ना, बटरफ्लाई, तितली। ठीक है, तो हुआ क्या? हुआ क्या, जब हमने डाइक्रोमेट आयन का ट्रीटमेंट किसमें किया? एसिडिक मीडियम में किया। किस मीडियम में किया? एसिडिक मीडियम में। ठीक है, मान लीजिए H2SO4 ले लिया या कुछ भी ले लिया, तो हमें क्या मिलता है? व्हाट वी विल गेट इज Cr2SO4 का होल थ्राइस। क्या मिलता है? Cr2SO4 ये जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये किस कलर का होता है? ऑरेंज कलर का होता है। किस कलर का होता है? ऑरेंज। और ये होता है आपका ग्रीन कलर का। किस कलर का? ग्रीन। तो जब कभी भी आप अल्कोहल जो है, अल्कोहल को किसके साथ ट्रीट करो? K2Cr2O7 और किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। तो शुरू में रिएक्शन शुरू होने से पहले कलर कैसा रहेगा? ऑरेंज। रिएक्शन शुरू खत्म होने पर क्या हो जाएगा? ग्रीन। और जो आपकी अल्कोहल है उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगी? एसिड में। अल्कोहल क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। और अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? एसिड में। चलिए, अब हम बात आती है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का क्या यूज है। तो कहेंगे सर वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन। ठीक है, और दूसरी चीज ये हम किसी तरह एस्टिमेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन सोडियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल हम नहीं करते क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक होता है और पानी के मॉलिक्यूल को सरफेस पर एब्जॉर्ब करा लेगा। ठीक है,
तो हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की वैल्यू है वो गलत आएगी। अब बात आती है जो क्रोमियम के जो कंपाउंड है उसका इस्तेमाल करते हैं लेदर की टैनिंग कराने में। दूसरी बात है कि इसका इस्तेमाल करते हैं हम मॉडर्न की तरह, कहाँ पर, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। कहाँ पर यूज करते हैं, मॉडर्न की तरह इस्तेमाल करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। अब देखिए अगला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज पोटेशियम पर मैग्नेट। हाँ, KMnO4 दैट इज पोटेशियम पर मैग्नेट। इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, पायरोलोसाइड विच इज और है ये और, ठीक है। पायरोलोसाइड का ट्रीटमेंट किसके साथ किया, कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि ठीक है, रिएजेंट क्या लिया हमने, KNO3, और KNO3 किस में कन्वर्ट हो जाता है, KNO2 और O2 में, ठीक है। और आपका जो MnO2 है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, K2MnO4 दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, सॉरी पोटेशियम पर मैग्नेट, माफ कीजिएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट कहाँ से निकला है, दिस इज पोटेशियम पर मैग्नेट एंड दिस इज पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है। अब आपने देखिए वहां पे पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है, दिस इज पोटेशियम पर मैग्नेट, दिस इज पोटेशियम मैग्नेट, K2MnO4 लिखा, और यहाँ पे क्या लिखा है, KMnO4। तो लिखा क्या है कि अगर हम इसको K2MnO4 को यहाँ पर देखिए K2MnO4 बना है, मैग्नेट आयन MnO4 2-, ठीक है। और इसको जब आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीडेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऑक्सीडेशन कर रहे हो। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे रिमूवल। देखो वहां पर हमने क्या किया, एक पोटेशियम और हटा दिया, क्या हटा दिया, और हटा दिया। तो कि इस तरीके से भी हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। देखो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमने क्या करा दी, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो केमिकल ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोलिसिस, जो हम इलेक्ट्रिकली क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ही तो कराते हैं। एनोड पर हमको क्या देखने को मिलेगा, KMnO4, ठीक है। अब देखो दिस इज पोटेशियम पर मैग्नेट, यहाँ पर अगर माइनस हटा करके K+ लगा सकते हो, माइनस हटा के K+, पोटेशियम पर मैग्नेट बन गया, ठीक है। हाइड्रोजन sp3 ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और 4 MnO बॉन्ड है और चारों के चारों आइडेंटिकल है। बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो 7/4, कितना आ गया, 7/4। अब बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट की। अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करते हैं तो क्या मिलेगा, K2MnO4 और MnO2, ठीक है। क्या होगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ न्यूट्रल और फाइनली एल्कलाइन सोल्यूशन। तो MnO4- दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट आयन, ठीक है, परमैंगनेट आयन। जब हम इसका ट्रीटमेंट किसके साथ किए था, H2O+ आयोडाइड आयन। ये रिएक्शन कैसी है, रिडॉक्स रिएक्शन है। हालांकि नीचे वाली भी एक सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +4, और यहाँ पर आयोडीन जो कि -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में थी, ये हो गई +3 2 6 -1 +5, क्या हो गई, +5। तो देखो आयोडीन का क्या हुआ, तो कहेंगे ऑक्सीडेशन, और मैग्नीज का क्या हुआ, तो कहेंगे रिडक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, उसको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। दिख रहा है कि नहीं। इसी तरीके से तुमको यहाँ पर भी ये क्या दिख रहा है, +4, कहाँ से, तो कहेंगे सर +7 से, और यहाँ पर सल्फर जो कि 3 2 6 में से 2 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो एक के ऊपर आएगा कितना, +2, और यहाँ पर कितना है, तो +6 आ रहा है। देखो 4 दूनी 8, 8 में से 2 कम किया 6, तो +2 से क्या हो गया, +6, इसका हो गया ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो गया, रिडक्शन। समझ में आ गया। अब बात आती है ब्लू विट्रियोल की। किसकी बात आती है, ब्लू विट्रियोल की, दैट इज कॉपर सल्फेट डॉट 5s2। किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। तो कॉपर सल्फेट देखो क्या होता है, कॉपर सल्फेट डॉट 5s2, ये हो गया H2O, ये हो गया H2O, ये हो गया H2O, और ये हो गया H2O। ये ऐसे करो, यहाँ पे लिखो SO4 2- और डॉट डॉट H2O। दिख रहा है सब। अब ये देखिए आप यहाँ पर ध्यान से, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया। देखो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बने, तो लिखा भी है कि 4 पानी के मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा लगे हैं, और सल्फेट आयन के साथ पानी हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ लगा है 1, ठीक है। लिखा है कि अब कॉपर का ट्रीटमेंट अगर हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। यही कॉपर अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा
तो कॉपर सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। अगर हम कॉपर सल्फेट का ट्रीटमेंट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और साथ साथ में हम क्या कराते हैं ऑक्सीडेशन, तो हमें क्या मिलेगा कॉपर सल्फेट और वाटर, ठीक है, जो कि आगे चल के क्या बनाएगा ब्लू विट्रियोल, क्या बनाएगा ब्लू विट्रियोल। ठीक है। अब बात आती है कि ब्लू विट्रियोल की क्या प्रॉपर्टीज है। अगर हम ब्लू विट्रियोल को 400 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस मिलेगी, ठीक है। और लंबे समय तक अगर हम इसके एक्वा सोल्यूशन को रखें तो वो क्या हो जाएंगे हाइड्रोलाइज हो जाएंगे और हमको बेसिक कॉपर सल्फेट देखने को मिलेगी, दैट इज CuSO4.CuOH का होल ट्वाइस, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब बात आती है कॉपर सल्फेट को अगर हमने एक्सेस पोटेशियम साइनाइड में डिसॉल्व किया तो क्या मिला हमको देखने को K3CuCN का होल 4 कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कौन सॉल्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, और इसी को हम और क्या मिला C2N2, वहां पे देखिए इंटरेस्टिंग चीज लिखी हुई है C2N2, जिसको हम क्या कहते हैं साइनोजन, या यही एक एग्जांपल है किसका स्यूडो हेलोजन का, किसका स्यूडो हेलोजन का, ठीक है। कॉपर सल्फेट का ट्रीटमेंट अगर हम पोटेशियम हाइड्राइड के साथ करते हैं तो हमको CuI2 मिलता है और साथ में पोटेशियम सल्फेट मिलता है। CuI2 बहुत अनस्टेबल है और किसमें टूट जाता है Cu2I2 और आयोडीन में, ठीक है। तो Cu I2 जो है बहुत अनस्टेबल है, इसके अलावा बाकी स्टेबल है लाइक CuCl2 CuBr2 ये सब पाए जाते हैं, लेकिन CuI2 पाया नहीं जाता। क्योंकि जो ये फर्दर जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें आयोडीन में, किसमें आयोडीन में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा देखो Cu+2 4 आयोडाइड आयन Cu2I2 और आयोडीन, ठीक है। लगभग ये सारी चीज़ें आपकी खत्म हो गई हैं, ठीक है। डी ब्लॉक तो पूरा ही खत्म हो गया। थोड़ा सा जो है नेक्स्ट सेशन में हो सकता है कि मैं मॉर्निंग में ही पढ़ा दूँ, और अगर मैं अनाउंस कर दूंगा तो मॉर्निंग बैच में आप चाहो तो मॉर्निंग में पढ़ लेना। एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है F ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। आपका सारा पार्ट कवर हो गया है इसमें, और जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सब लग जाएंगे, जा करके देख लीजिएगा। देखिए ये पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला रिएक्शन अभी कराया मैंने, Cr2SO4 डॉट का होल थ्राइस अभी लिखवाया यहाँ पर, ठीक है। अब आप कोई भी रिएक्शन खोल करके देखिएगा, किस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन खोल करके देखिएगा, सब लग जाएगा। जिंक कैडमियम मरकरी को कभी भी ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह क्यों नहीं लिया जाता, 2022 में आया हुआ है, ठीक है, आपके एग्जाम में। इसके बाद 2015 में आया कि ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल आयन जो होते हैं उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी क्यों ज़्यादा होती है, तो क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। देखो लाइन से क्वेश्चन सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। कहने लिखा अगला क्वेश्चन लिखा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है मेटल जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, क्यों बनाते हैं मैंने सिखा दिया, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, ठीक है, इस वजह से ये शो करते हैं। इसके बाद लिखा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो एलॉय बनाते हैं, अभी तो दिखाया हम लोगों ने, ठीक है। जनरली जो है नॉर्मली एलॉय जैसे कॉपर का एलॉय, ब्रॉन्ज, बेल मेटल, ठीक है, जर्मन सिल्वर, क्यों जाना नहीं, कॉपर जिंक निकल, जर्मन सिल्वर, ठीक है, तो ये एलॉय बनाते हैं। अगला एक क्वेश्चन लिखा है Zn+2 जो है वो वाइट है जबकि Cu+2 कलर है। अरे Cu+2 का मतलब 3D9 4s0 और Zn+2 का मतलब 3D10 4s0, सिंपल। 3D10 मतलब डायमैग्नेटिक प्लस नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो। हाँ देखो एक शब्द है बहुत सिंपल सा है, नाम बता, D0 और D14, क्या लिखा, कहीं पर भी D0 और D14 है तो वो क्या होगा कलरलेस, और इसके अलावा कुछ होगा तो कलर, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 कुछ भी होगा कलर्ड होगा, ठीक है। अब आगे की बात देखो, क्वेश्चन और लिखा हुआ है कि क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट जो है उनकी जो है हायर एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन होती है इन 3D सीरीज स्कैंडियम टू जिंक, वाई डू द ट्रांजिशन एलिमेंट हैव द हायर एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन, अभी हम लोगों ने पढ़ा था मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो लिखा भी है कि भैया मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही सीख लो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैंने सिखाया, तो पहले क्या होती है बढ़ती है फिर घटती है, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है। और लिखा है कि स्कैंडियम से जिंक जाते समय सबसे कम किसकी होगी, जिंक की होगी, जीरो, क्योंकि जिंक में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जीरो। पूरा क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मतलब अब मैंने आपको पढ़ा दिया पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, मतलब कुछ है ही नहीं,
ठीक है, अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है? कोऑर्डिनेशन खत्म कर दें, हाँ सर से कंटिन्यू कर देंगे। कोऑर्डिनेशन खत्म कर देंगे। उसके बाद कल कोऑर्डिनेशन, और हो सकता है कि ऑर्गेनिक का बायोमॉलिक्यूल भी खत्म कर दें, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ सकते हैं जैसा आप लोग कहिए। सर बायोमॉलिक्यूल छोटा सा कल ही हो जाएगा। बायोमॉलिक्यूल तो बहुत छोटा सा है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन के बाद इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर हैं, एक आपका DNF और एक कोऑर्डिनेशन। तो DNF तो लगभग हो ही गया है, बस F ब्लॉक का है, वो 10 मिनट का सेक्शन है। तो कोऑर्डिनेशन पढ़ाने से पहले F ब्लॉक पढ़ा दूंगा, और उसी के साथ पूरा कोऑर्डिनेशन सिखा दूंगा आप लोगों को। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या सीख लेंगे, मतलब आज कितनी डेट है? 21, 22 को हम लोग कोऑर्डिनेशन और एक चैप्टर और ख़त्म करेंगे, बायोमॉलिक्यूल। ठीक है, तो हमारा इनऑर्गेनिक ख़त्म, हम सीधे ऑर्गेनिक में जाएंगे। अब ऑर्गेनिक में बायोमॉलिक्यूल ख़त्म, तो हम शुरू करेंगे एक फिजिकल और एक ऑर्गेनिक, लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और हेलो एल्केन हेलो एरीन सॉल्यूशन, और ये हो गया अल्कोहल फिनॉल ईथर, राइट। इस तरीके से करके ख़त्म कर सकते हैं, कोई खास नहीं है। ठीक है, समझ में आया सबको? अब जितने जितने बच्चों को समझ में आ गया, सब लोग ये लेक्चर अपने सारे दोस्तों को भेज दीजिए, उनका भी कुछ भला हो, राइट। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए भाई, बेचारे उनको अपडेट होगा तो वो कल से हो सकता है कि सेशन आप ज्वाइन करें। देखो, याद रखना, एक तरीका बता, नियम है कि जब तक एग्ज़ाम आपका, ये बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, और लगभग कोशिश करनी चाहिए कि आपके साथ वाले निकल जाए। अब उनके साथ कंपटीशन बचा नहीं है आपका, अब आपका जो कंपटीशन है वो नीट जेई में। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, आपके दोस्त हैं आपके साथ, उन्होंने अच्छा टाइम बिताया, वो प्रॉब्लम में है, दे दो यार, हो जाए उनका। ठीक है, इसकी आप लोगों को PPT भी चाहिए क्या? जिसको PPT चाहिए PPT दे दूंगा, आप लोग PPT से पढ़ डालना पूरा। ठीक है, तो कहते हैं ना, वो दोस्त फेल हो जाए तो बुरा लगता है, दोस्त पास हो जाए तो ज़्यादा बुरा लगता है। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपके दोस्त हैं, ऊपर नीचे 1 नंबर 2 नंबर 1-2 दिन की बात होती है, लेकिन एक टाइम के बाद ये रहेगा, अरे यार भाई ने सपोर्ट किया था। ठीक है, चलिए जाइए, बाय, पढ़िए, थैंक यू।